Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 23, 2024 and the day is Wednesday. तो जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। तो आपको पता ही है अभी ब्रिक्स समिट काजन में हो रही है, जो कहाँ पे रशिया में, रशिया के ततरस्तान का कैपिटल है ये। और यहाँ पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बायलैटरल मीटिंग करेंगे। फाइनली ये लोग अग्री किए हैं कि साइडलाइंस पे इनकी बायलैटरल मीटिंग होगी। मतलब बायलैटरल का क्या मतलब होता है? जब दो कंट्री अलग से आपस में मीट करती है। और ये 5 साल में पहली बार ये लोग मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही अभी चाइना ने भी LAC का जो अग्रीमेंट है, इंडिया और चाइना ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है। वहां पे जो है एक पेट्रोलिंग राइट्स जो है वो रिस्टोर हो गई है। कल ही हमने देखा था, सारी चीजें जो है अग्रीमेंट के ऊपर आ गई हैं। तो आगे इसके ऊपर क्या फीडबैक है, क्या है, वो हम अंदर डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आप एक न्यूज देख लो। वो ये है कि 12 में से 6 डिसिप्लिन, ठीक है, जिसमें इंडिया ने लास्ट टाइम 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, जिसमें इतने मेडल्स लेकर आए थे, उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया है। यानी 61 में से 37 मेडल्स जो है ड्रॉप आउट हो जाएंगे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होगा कहाँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2026 का कॉमनवेल्थ ग्लासगो में होगा, ठीक है। और ये जो है ये कॉमनवेल्थ गेम लाइट कहलाएगा, क्योंकि प्रीवियस एडिशंस में 19 स्पोर्ट्स थे और ऑलमोस्ट 5000 एथलीट्स थे। इस बार क्या देखा गया है? इस बार देखा गया है कि सिर्फ 10 स्पोर्ट्स हम लोग खेलेंगे और 3000 एथलीट्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो ये 2026 वाला कॉमनवेल्थ गेम है उसमें कुछ कुछ गेम्स को हटा दिया गया है। कौन कौन सी गेम्स हटाई गई हैं? तो वो है ग्लासगो में बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, रेसलिंग। उसके अलावा शूटिंग और आर्चरी को भी हटा दिया गया है। तो शूटिंग और आर्चरी में तो इंडिया कब से डोमिनेट कर रहा है हिस्टोरिकली कॉमनवेल्थ गेम में। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बर्मिंघम में, उसमें भी हमने काफी मेडल्स लेकर के आए थे। तो ये बहुत ही डिसहार्टनिंग हो जाता है कि इतने अच्छे गेम्स जिसमें इंडिया इतना एक्सट्रीम लेवल पे, उसको ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सैड थिंग। और इसको ड्रॉप किया किसने? तो ग्लासगो की वही CWG ऑर्गेनाइजर माने कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स है, उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। तो ये इससे इंडिया जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बहुत ज्यादा इसका बैकलैश दिया है और ये बोला है कि ये बिल्कुल डिसहार्टनिंग हो जाता है हमारे जैसे कंट्रीज के लिए, जिसमें इतने सारे 5000 एथलीट से 3000 ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपका स्पोर्ट्स ही हट गया है, 10 ही स्पोर्ट्स पे खेला जाएगा। तो इट्स अ वेरी सैड न्यूज, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ थी। अब हम लोग डिटेल में अंदर न्यूज को देखते हैं। चलिए अब हम लोग न्यूज को देखते हैं। पहली न्यूज तो ये है कि करतारपुर कॉरिडोर इंडिया पाकिस्तान रिन्यू करता है पैक्ट अनदर 5 ईयर के लिए। देखो, करतारपुर कॉरिडोर का पैक्ट जो है ना, वो 2019 में साइन हुआ था। इस पैक्ट के अंदर क्या था? इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया में एक कॉरिडोर बनता है जिसको करतारपुर कॉरिडोर बोलते हैं, जो इंडिया के पंजाब के जो पंजाब में एक जगह होती है गुरदासपुर में, जिसका नाम होता है डेरा बाबा साहिब गुरुद्वारा, वहां से दरबार साहिब गुरुद्वारा या फिर दरबार करतार साहिब गुरुद्वारा, जो कि करतारपुर पाकिस्तान में है, वहां पे एक कॉरिडोर बनाया जा रहा था, ठीक है। तो इंडिया से पाकिस्तान के बीच में ये कॉरिडोर बनता। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है, आपको पहले ये बता देती हूँ कि इस करतारपुर साहिब कॉरिडोर का क्यों इंपॉर्टेंस है। क्योंकि गुरु नानक देव जी की जो मृत्यु हुई थी ना, ये जो आखिरी उन्होंने अपने जीवन बिताए थे ना, वो करतारपुर में ही बिताया था। और वहां पे एक मंदिर गुरुद्वारा है जिसको दरबार साहिब गुरुद्वारा या दरबार करतार साहिब गुरुद्वारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट जो है इंडिया और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली किया था कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाएंगे, जो 2019 से लेके 5 साल तक चलेगा, ठीक है, यानी 2023 तक। लेकिन क्या होता है, 2020 में ये थोड़े दिन के लिए सस्पेंड हो जाता है क्योंकि पैंडेमिक आ गया था 2020 में। अब इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, रिन्यू कर दिया है फॉर 5 मोर ईयर्स, ठीक है। ये पैक्ट जो है वो लैप्स करने वाला था अक्टूबर 24 तारीख को, अपने अक्टूबर 24 में, लेकिन अब इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये कहाँ किसने किया? तो एक्सटर्नल अफेयर्स, आपको पता है अभी कुछ ही एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिले थे। अभी कहाँ मिले थे? इस्लामाबाद में मिले थे। तो उस इस्लामाबाद में मिलने के बाद ये पैक्ट रिन्यू होते दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है कि हमारे रिलेशंस चाइना से और हमारे रिलेशंस पाकिस्तान दोनों से बेटर हो रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन वैलिडिटी है वो अभी अग्रीमेंट की अनइंटरप्टेड चलेगी दोनों जगह, क्योंकि
वैलिडिटी एक्सटेंड हो गई, तो जो भी इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं सिख पिलग्रिम्स वो आराम से जा सकते हैं, ठीक है। और अब जो है ना ये जो पिलग्रिम्स है उन पे पाकिस्तान क्या करता था ना, कुछ सर्विस चार्ज लगाता था $20 का। तो इंडिया ने अर्ज किया पाकिस्तान से कि आप इस तरह से, पिलग्रिम का मतलब क्या होता है, श्रद्धालु, तो ये श्रद्धालु जो लोग जाएंगे उन पे ये टैक्स मत लगाओ। ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ना, ये 4 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, ठीक है। ऐसे लंबा सा कॉरिडोर होता है, यहाँ इंडिया है और यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, मान के चलो। तो ये पंजाब से पाकिस्तान की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये वीजा फ्री एक्सेस है, मतलब यहाँ सिख पिलग्रिमेज जो है वो बिना वीजा के आराम से विजिट कर सकते हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब में, जो कि फाइनल रेस्टिंग प्लेस था किनका, जो सिख धर्म के गुरु है, फाउंडर है। कौन है फाउंडर, तो फाउंडर गुरु नानक देव है। ये कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आपको पता है कि अभी कुछ ही टाइम पहले जो हमारे एस जयशंकर जी है वो पाकिस्तान गए थे एससीओ की मीट में 15 से 16 अक्टूबर को, तो वो भी एक बहुत अच्छा सा क्या बोलते हैं चेंजेस आया था। और ये आपको पता है, ये जो पहला विजिट हुआ था हमारे एस जयशंकर जी का 2015 के बाद, जो सुषमा स्वराज लास्ट गई थी पाकिस्तान एज अ फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद जो है हमारे एस जयशंकर जी जाते हैं। गुरु नानक देव के बारे में आपको पता ही, इज द फाउंडर ऑफ सिख जो कम्युनिटी है। और गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, तो ननकाना साहिब लाहौर में, और मरते कहाँ पे, करतारपुर साहिब पाकिस्तान में। तो वो भी लाहौर भी पाकिस्तान में ही है, तो आपको ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया। अब चलो पाकिस्तान को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंडिया, यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कर रहा है, थोड़ा सा चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इंडिया के साथ तो करता ही करता है। करतारपुर जो है वो लाहौर में है, ठीक है। पाकिस्तान आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान की कराची एक बहुत ही फेमस जगह है पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे हमारे मुंबई में पोर्ट्स है ना, वैसे कराची में पोर्ट है, तो ये ना एक इकोनॉमिक हब हो जाता है पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद है, जो कि कैपिटल है पाकिस्तान की। और करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपको पता चल ही गया कि पंजाब के गुरदासपुर से जो है वो करतारपुर जाता है, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको जो फर्स्ट पेज पे न्यूज थी उसी को डिस्कस करेंगे। पहली चीज ये है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जो है वो बायलैटरल मीटिंग करने वाले हैं ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पे काजन में, जो कि कहाँ है, कैपिटल ऑफ ततरस्तान है। ये पहला बायलैटरल मीट होने वाला है 5 साल बाद, ठीक है। लास्ट मीट जो है 2019 में महाबलीपुरम में हुआ था, जहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट भी आए थे। लेकिन उसी के बाद 2020 में जो है वो लद्दाख वाला स्टैंड ऑफ हो जाता है, गलवान वैली वाला एलएसी के पास। तो फिर क्या होता है ना, रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये जो है पहली मीटिंग हो रही है 5 साल में। हमारे आर्मी चीफ कौन है, हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उन्होंने क्या बोला है कि डी एस्केलेशन या डिसएंगेजमेंट से पहले, जो नॉर्मल मैनेजमेंट से पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिया और चाइना जो है वो रिस्टोर करे ट्रस्ट एक दूसरे के बीच में। और ट्रस्ट कैसे रिस्टोर होगा, तो जो भी बफर जोन्स बनाए गए ना, वहां पे ना घुसे, ना इंडिया वहां पे घुसे ना चाइना, दोनों रिस्पेक्ट करे बफर जोन की। और जो स्टेटस क्वो था, 20 स्टेटस क्वो का मतलब होता है जैसा है वैसा रहने दो। 2020 में जो स्टेटस क्वो बना था अप्रैल का, वही दोनों मेंटेन अगर रखें, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं किसी नॉर्मल मैनेजमेंट के ऊपर। तो ऐसा हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो ऑप्शंस देख रही है, क्यों, क्योंकि जो बिजनेस ग्रुप है ना वो प्रेशर बना रही है गवर्नमेंट में कि चाइना से डीलिंग वापस से शुरू करो। तो आपको पता है कि हमारे चाइना के साथ रिलेशन थोड़े खराब हो गए थे, और ट्रेड टाई भी खराब हो गई थी 2020 के बॉर्डर क्लैशेस के बारे। तो जैसे जैसे रिश्ते सुधर रहे हैं ना, तो अब क्या चाह रही है जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको तो प्रॉफिट से ही मतलब होता है ना, मोस्टली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट मोस्टली। तो अब उनको लग रहा है अगर रिश्ते सुधर रहे हैं, तो जो भी बैरियर्स लगाई गई थी ट्रेड की इंडिया और चाइना के बीच में, उसको वापस से नॉर्मल किया जाए, डीलिंग्स जो है वापस से नॉर्मल की जाए। इस पे प्रेशर बना रहे हैं गवर्नमेंट पे, कौन, बिजनेस ग्रुप्स। नेक्स्ट जो है वो आपको पता है कि हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 2 होने वाला 27 अक्टूबर को। मुझे पता बहुत लोगों ने एनरोल भी कर दिया होगा, तो जो उन्होंने भी एनरोल किया, ऑल द बेस्ट, रिवीजन करते रहो, बहुत अच्छे से टेस्ट दे सकते हो। जितना भी मार्क्स आए घबराना नहीं है, यही अपॉर्चुनिटी है कि अपने मार्क्स को बढ़ाओ। अगर एक नंबर भी बढ़ रहा है ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड सक्सेस। मेरे हिसाब से अगर आप एक नंबर भी आगे बढ़े हो, पिछली बार की गलतियां नहीं दोहराई हैं, हो सकता है कि नोट नहीं देखा हो किसी क्वेश्चन में, हो सकता है सिली मिस्टेक्स किए हो, अगर वो भी ठीक हो रहे हैं ना, तो दैट मीन्स दैट यू गाइज आर प्रोग्रेसिंग। तो अपना टेस्ट दो, अच्छे से दो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
और आपको पता है कि हमारी बुक है तर्कशु से आप जो है वो क्वेश्चंस बना सकते हो। करंट अफेयर की मैगजीन भी है, क्लासेस भी आ रही हैं, तो ये सब तो आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी कॉप। आपको पता है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी जो है वो 1992 में बनता है। जब कौन सा समिट हो रहा होता है, तो रियो अर्थ समिट हो रहा होता है। रियो अर्थ समिट में ही यूएनएफसीसी बन के आया था, यूएनसीबीडी बन के आया था और यूएनसीसीडी बनता है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, 3 ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, ठीक है, जिनको रियो कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, रियो कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है 1992 के रियो अर्थ समिट के बारे में बने थे रियो कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशंस। पहला था यूएनएफसीसीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा जो है यूएनसीबीडी बना था, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। और फिर थर्ड जो है वो बना था सीसीडी, सबके ऊपर यूएन लगा दो, यूएनसीबीडी यूएनसीसीडी। यूएनसीबीडी इज कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 3 जो है ना, इनको रियो ट्विंस भी बोलते हैं। रियो 1992 अर्थ समिट के बाद बनता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि कब क्या बन रहा है। उसके बाद आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं, इम्पोर्टेंट, वेट अ सेकेंड, हाँ ये देखें। उसके अलावा क्या होता है, अभी जो है ना यूएनसीबीडी का क्या एम था, टू प्रोटेक्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। नाम ही है कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल इकोसिस्टम और जो भी बेनिफिट मिलती है ना बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। हम सबको रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई एक ही इंसान उसको यूटिलाइज करेगा तो रिसोर्स एक्सप्लोटेशन होगा। तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करता है यूएनसीबीडी। इस साल जो है वो 16वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है सीबीडी की, जिसको कॉप 16 बोल रहे हैं। ये पहला ऐसा कॉप 16 जो है वो कॉप 15 के बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ले लेता है, क्योंकि कॉप 15 में एक लैंडमार्क अग्रीमेंट हुआ था। ये जो सीओपी होता है ना, सीबीडी जो होता है ना, हर 2 साल पे होता है, आफ्टर एवरी 2 ईयर। तो यानी 2022 में हुआ था कॉप 15 मॉन्ट्रियल में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक अग्रीमेंट साइन होता है, जिसको कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बोलते हैं। यहाँ इस फ्रेमवर्क में 23 टारगेट सेट हुई थी, जिस 23 टारगेट को 2030 तक अचीव करना था। और इस 23 टारगेट में एक टारगेट था जिसका नाम था 30x30 टारगेट। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रही हूँ, इसको एक कहानी की तरह सुनो ताकि रिवीजन हो जाएगा। यानी अभी आपको क्या पता चला कि कॉप 15 मॉन्ट्रियल में 2022 में हुआ था, क्योंकि हर 2 साल पे होता है। फिर कॉप 16 होता है जो कि 2000 जो होने वाला है वो होने वाला है 2024 में होने वाला है, ठीक है। ये जो 2024 वाला होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, तो कोलंबियन सिटी कैली में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, कोलंबियन सिटी कैली में। यहाँ पे ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क जो बनी है उसके बाद है ये। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट के जस्ट बाद हो रहा है। तो क्या इसका मोटिव हो सकता है, थोड़ा गेस करके देखो। इसका मोटिव यही हो सकता है कि पिछले वाले फ्रेमवर्क पे स्टिक करके है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। तो जो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हुआ उसमें 30x30 टारगेट क्या था कि एटलीस्ट 30% वर्ल्ड का जो लैंड ओशियन है, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी रिच वाला एरिया, उसको 2030 तक कंजर्व करेंगे। तो 30% 2030 तक, और रिस्टोर करेंगे 30% डिग्रेडेड लैंड और मरीन बायोडाइवर्सिटी 2030 तक, ठीक है। ये चीज थी 30x30 टारगेट। अभी आपको पता है क्लाइमेट क्राइसिस जो है, ये जो अभी क्लाइमेट चेंज वाला इशू है, वो बायोडाइवर्सिटी से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। क्योंकि हम लोग जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे मैंने कहा ना, इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे जो ह्यूमन एक्टिविटीज अनसस्टेनेबल हो रही है। अनसस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, जब हम ऐसे किसी चीज को यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, जब आप ऐसे किसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो कि अभी आप तो यूज कर ही ले रहे हो, बाद में जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं सोच के माइंडफुल हो फ्यूचर के लिए, तब उसको हम सस्टेनेबल बोलते हैं। बट अभी अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है। अब देखो, तो कॉप 16 का सबसे बड़ा टारगेट क्या होगा ना, 30x30 जो टारगेट है ना, उसको एक्सपेडाइट करना, यानी उसको स्पीड अप करना। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के अंदर हर कंट्री को एक सपोज था, सपोज क्या सपोज था कि कंट्रीज जो है एक समिट एक्शन बनाएंगी, एक प्लान बनाएंगी। उस प्लान के अंदर वो रोकेंगी और रिवर्स करेंगी जो भी लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी का उनके जुरिस्डिक्शन में। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान, एनबी सैप्स।
क्या बोलते हैं, एनबीसैप। अगर आप लोगों ने अच्छे से पूरा क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट किया होगा तो आपको एनडीसीज के बारे में पता होगा। एनडीसी क्या होता है, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 का यूएनएफसीसी का, उसके अंदर जो है एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम से कुछ था। ये जो एनडीसीज थे ना, वो एनडीसीज जो थे वो गवर्नमेंट जो अलग अलग कंट्रीज के थे ना, उनको अपना अपना एक गोल बनाना था टाइम बाउंड, कि वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज रोकते हैं। वैसे ही जो सीबीडी है उसके अंदर होता है एनबीसैप, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान, बिल्कुल सेम है। अभी तक 32 कंट्रीज, टोटल कितनी सीबीडी में कंट्रीज हैं, सीबीडी में 196 कंट्री, इसमें से 32 कंट्रीज ही हैं जिन्होंने अपना एनबीसैप को सबमिट किया है। और कॉप 16 का यही एम है कि और भी ज्यादा कंट्रीज अपनी एनबीसैप्स को सबमिट करें। उसके अलावा एक हाई सी ट्रीटी हुई थी 2023 में, ठीक है। ये जो हाई सी ट्रीटी है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जिसको बीबीएनजे बोलते हैं। ये फाइनलाइज हुआ था 2023 में। ये जो ओशियंस के जो इकोसिस्टम और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और ये जो 30x30 टारगेट है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है ये हाई सी ट्रीटी को मेंटेन करके रखना। जो ऑब्जेक्टिव था ना हाई सी ट्रीटी का, वो ये था कि जो भी बायोडाइवर्सिटी रिच पार्ट है ओशियन का, उसको जैसे हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं ना, किससे, ह्यूमन एक्टिविटी से, वैसे ही हम लोग अब जो ओशियन रिच एरियाज है ना, उसको भी ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे। तो वही हाई सी ट्रीटी, हाई सी ट्रीटी को क्या बोलते हैं, एक और चीज, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। हाई सी ट्रीटी जो है वो हाई सी कहलाता है। अब आप पूछोगे हाई सी क्या होता है, हाई सी ऐसा एरिया होता है जो किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड होता है। जैसे कोई भी कंट्री है ना, उसके पास समुद्र से के पास होगा वो कंट्री, तो जिसके पास भी समुद्री कोस्ट है उसके 200 नॉटिकल माइल तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ से वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके आगे कुछ भी है ना तो वो हाई सी है, ठीक है, वो उसके आगे हाई सी है। यहाँ मैं बना देती हूँ, जैसे कोई कंट्री है सी, यहाँ इसके समुद्र वाला एरिया है, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, और फिर इसके आगे जो भी होगा वो हाई सी होगा, ठीक है, उस पर उनका कोई इकोनॉमिक अधिकार नहीं है। तो ये जो हाई सी जो है ना, उसके ऊपर ये ट्रीटी बनी थी। हाई सी किसके अंदर ऑपरेट करता है, तो हाई सी ट्रीटी HST लिख देती हूँ। हाई सी ट्रीटी ऑपरेट करता है यूएन क्लॉज के अंदर, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी हाई सी से लेके। अब देखो हाई सी ट्रीटी जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो जेनेटिक रिसोर्सेज है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जिसपे मैंने स्टार मार्क किया है या ऐसा किया ना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा ये देख लो कि जो कॉप 16 के डिस्कशंस है ना, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज की बेनिफिट शेयरिंग है उस पर भी बात होगी। देखो कॉप 10 हुआ था 2010 में, वहां पे ना एक फाइनलाइज हुई थी एक ट्रीटी, जिसका मैकेनिज्म फाइनलाइज हुआ था, जिसका नाम था एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म, जिसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल। ये कॉप 10 में डिसाइड हुआ था। ये नगोया प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था, तो जो भी हम लोग रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं ना, वो प्रॉपरली हो। जो हम लोग नहीं कह रहे थे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रही थी, वो कॉप 10 जो सीबीडी का हुआ था उसमें ही फाइनलाइज हो गया था नगोया प्रोटोकॉल में। तो कॉप 16 यही नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा जो बेनिफिट्स है वो कैसे शेयर होंगी प्लांट और उसके रिलेटेड जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होना, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है ना, वो जेनेटिक सीक्वेंसेस का मिस यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉप 16 जो है और भी बहुत सारे डिसीजंस लेने की बात कर रहा है, जैसे डिजिटल सीक्वेंसिंग की बात कर रहा है कि डिजिटली सीक्वेंस करो जीन्स को, और इससे क्या होगा ना, फेयर और इक्विटेबल मैकेनिज्म बनेगी प्रॉफिट शेयर करने की, कि जो भी इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है ना, जो किसी बायो रिसोर्स से कनेक्टेड है, कुछ कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती है ना जो किसी बायोलॉजिकल चीजों से ज्यादा क्लोज होती हैं, तो अगर आप वहां से कुछ भी कलेक्ट कर रहे हो, कुछ भी ये चीज कर रहे हो, तो उनको जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसका एक मैकेनिज्म बनाओ कि इक्विटेबल मैकेनिज्म होता है कि उस कम्युनिटी को भी हार्ड ना पहुंचे। अब देखो हर जगह फाइनेंस का बात आ जाता है, अगर इस तरह का कुछ डिस्कशन हो रहा है तो उसको फाइनेंस करने की जरूरत है, पैसे देने की जरूरत है। तो 23 को जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क का था ना, उसमें बोला गया था कि $200 बिलियन
हर साल 2030 तक मोबिलाइज करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि जो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर खर्च आएगा ना वो यहाँ से निकाल सके। और इस वाले पैसे में, इस 200 बिलियन डॉलर में 20 बिलियन डॉलर कौन देगी? तो डेवलपिंग कंट्रीज देंगी, उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड वर्क से। ये मनी को बढ़ाने की बात की गई थी $30 से हर साल 2030 तक, ठीक है। और वेज और मीन्स बनाने की बात की गई थी ताकि फाइनेंशियल रिसोर्स हो। तो अभी COP16 का मेन एजेंडा है कि ये रिसोर्सेस कैसे हर साल बढ़ेंगी, कैसे उसको पैसे को इकट्ठा किया जाएगा। COP16 यही मैकेनिज्म ढूंढने की कोशिश करेगा, जो कहाँ हो रहा है? कोलंबिया में, ठीक है। उसके बाद जो है ये इंसेंटिव देगा किसको? कि जो ओवर फिशिंग होता है ना, डिफॉरेस्टेशन वगैरह चीजें होती है ना, उसको रोकने के लिए कैसे यूज किया जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स को कैसे यूज करना है, इसके लिए फेज आउट करने की कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ इंसेंटिव्स या सब्सिडीज कैसे हटा सकते हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ COP16 से रिलेटेड है, जो कि कैली कोलंबिया में होने वाला है। यहाँ से आप डेटा देख सकते हो कि 1 मिलियन स्पीसीज रिस्क पे है एक्सटिंक्शन के आने वाले डेकेड में, और 75% वर्ल्ड का लैंड जो है वो ऑल्टर हो गया। और भी बहुत खतरनाक डेटा है जो आप स्क्रीन पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। आपको PDF तो मिल ही जाएगी। नेक्स्ट देखो, इंडिया जो है ना मिशन मौसम के अंदर एक क्लाउड चेम्बर बनाने वाला है। देखो क्लाउड मैंने ढूंढ के आपके लिए लगाई हूँ। क्लाउड चेम्बर होता क्या है? तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्लाउड चेम्बर है। जो बना कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट याद रखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, जिसको IITM बोलते हैं, पुणे में। ये ना हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड रिसर्चेस करता है। क्लाउड चेम्बर जो है ना एक सिलिंड्रिकल ट्यूब या ड्रम जैसा दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हो इस इमेज में किस तरह का है, एक ट्यूब टाइप का है, ठीक है। क्लाउड चेम्बर में क्या होता है, वाटर वेपर, एरोसोल वगैरह इंजेक्ट किया जाता है और डिजायर्ड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंडीशन बनाए जाते हैं ताकि इस चेम्बर के अंदर क्लाउड बन सके। तो अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? इससे क्या होगा, अगर साइंटिस्ट किसी चेम्बर के अंदर क्लाउड बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि कौन से सीड पार्टिकल चाहिए जिससे क्लाउड बनता है या आइस पार्टिकल्स बनती हैं। बहुत सारी कंट्रीज का अपना अपना क्लाउड चेम्बर ये बना रखे हैं, पर मिशन मौसम के अंदर इंडिया अपना क्लाउड चेम्बर बनाएगा, ठीक है। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्या होगा ना, हमारे जो इंडियन मॉनसून जो हुआ है उसमें जो क्लाउड्स है उसको स्टडी किया जा सकेगा। क्लाउड की बिहेवियर को स्टडी करना बहुत जरूरी है नॉर्मल और एक्सट्रीम कंडीशंस में, ताकि पता चल सके कि रेन ड्रॉपलेट्स बनती कैसे हैं, आइस पार्टिकल्स बनते कैसे हैं। और ये नॉलेज जो है ना हम लोग वेदर मॉडिफिकेशन की प्लानिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश होना भी बंद हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं, इतना ग्लोबल वार्मिंग और हीटिंग हो चुकी है। तो ये जब हम क्लाउड की स्टडी कर लेंगे तो हम वेदर मॉडिफिकेशन करना सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट इसको कैसे यूज करेंगे, तो साइंटिस्ट एक कन्वेक्टिव क्लाउड चेम्बर बना रहे हैं। ये टर्म याद रखना, कन्वेक्टिव क्लाउड चेम्बर बना रहे हैं, जो जिससे क्या करेंगे ना, टेलर कर पाएंगे फिजिकल और एटमॉस्फेरिक पैरामीटर जो कि क्लाउड बनने को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली वेदर को हम लोग चेक कर सकेंगे, अपने हिसाब से बना सकेंगे। तो इसी पे लेके साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि हम लोग के पास नए नए आइडियाज हैं। हम लोग कंट्रोल इन्वायरमेंट में सर्टेन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डाल के देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि कैसे क्लाउड जो है ना कैसे बनता है। पूरा बेसिकली क्लाउड की फाइंडिंग्स चेक करेंगे और अपने मानसून क्लाउड्स को देखेंगे कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। अभी के आने वाले 18 से 24 महीने तक क्या करेगी इंडियन टीम जो है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करके एक चेम्बर बनाएंगे और फिर उस चेम्बर पे स्टडी होगा। अब वेदर मॉडिफाई कैसे हो सकता है, तो आपको बता दूं एक टेक्निक होती है क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, काइपेक्स, ठीक है। ये काइपेक्स प्रोग्राम जो है ना इसके अंदर ट्रायल्स की जाएंगी मिनिमम ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट देखो पहले इंडियन एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, ये हो चुका है कहाँ पे, महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। ये रेन शैडो एरिया है। रेन शैडो एरिया का मतलब होता है जैसे अगर ये पहाड़ है ना तो पहाड़ के दो साइड होते हैं, एक होता है विंडवर्ड साइड, एक होता है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड और एक होता है लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रेन शैडो एरिया। यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है क्योंकि ये अंदर साइड में होता है, यहाँ पे बादल आते नहीं, टकराते नहीं, तो बारिश नहीं होती है। तो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ना वही रेन शैडो एरिया में फॉल करता था। अब यहाँ पे बहुत कम बारिश होने की वजह से, क्योंकि माउंटेन के उस साइड है, यहाँ पे
विंड्स नहीं आ पाती, मॉइस्चर नहीं आ पाता, तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ और चेक किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के एनालिसिस सजेस्ट किए कि कैसे सूटेबल कंडीशन में हम लोग इनहांस करके क्लाउड सीडिंग यहाँ पे क्लाउड ला सकते हैं और बारिश करवा सकते हैं। तो वही बात है, इंडिया क्लाउड सीडिंग टेक्निक भी यूज की हुई है, और ये सब वही है कि आर्टिफिशियली कैसे वेदर को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, सिंगापुर के जो फाउंडर है उनका नाम क्या था, ली क्वान यू। उनके जो यंगेस्ट बेटे हैं ना, उनको यूके जाके पॉलिटिकल असाइलम लेना पड़ा, मतलब भागना पड़ा अपने सिंगापुर सिटी से, क्योंकि उनका कहना है कि सिंगापुर सेफ नहीं है उनके लिए, ठीक है। और उनका ये कहना है कि कैंपेन हो गया परसिक्यूशन का, जिसमें इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये एलिगेशन है अभी, बट आपको यहाँ से क्या सीखना है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिंगापुर, तो ही वॉज ली क्वान यू, ठीक है। जो भी इश्यूज है, अभी यूके में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। तो थोड़ा सिंगापुर को देख लेते हैं, है ना। ये देखो, अच्छा सिंगापुर की मैंने मैप भी लगाई थी ना, 1 मिनट। ये देखिए, यहाँ पे सिंगापुर है, ठीक है। यही सिंगापुर को अब थोड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया है, न्यूज में आ गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया है। सिंगापुर के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे हैं। और आप नीचे देख सकते हो, सिंगापुर के जस्ट नीचे इंडोनेशिया वाला रीजन आपको दिख रहा है, इधर मलेशिया है, ब्रुनई है, ठीक है। और ये हमारा जो है सिंगापुर, इधर इस तरफ पैसिफिक ओशन है, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मलक्का स्टेट के भी पास है ये। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए मैप में देखना कि वेयर इज सिंगापुर एग्जैक्टली, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर है, नोटिस करना, इक्वेटर के ऊपर है सिंगापुर, कल कोई एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके अलावा आपको पता है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स का बहुत खराब हो चुका है, तो यही डेटा एक मुझे दिखा था, तो मैं दिखा रही हूँ कि स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन आप देखो, अक्टूबर 24 तक 15% कंट्रीब्यूशन बढ़ गया स्टबल बर्निंग का। उसके बाद व्हीकल सबसे बड़ा सोर्स है पोल्यूटेंट का पिछले 3 दिनों में। और देखो वेडनेसडे को सीवियर था, थर्सडे को वेरी पुअर, फ्राइडे वेरी पुअर, ऐसा AQ ने फोरकास्ट किया है कि इस तरह की एयर क्वालिटी होगी। ये देखो, ये होता है एयर क्वालिटी का नंबर। कैसे पता चलता है पुअर वेरी पुअर, 0 से 50 गुड, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेट, और 201 से 300 पुअर। अभी दिल्ली में पुअर चल रहा है, और 301 से 400 वेरी पुअर। एक आध बार वेरी पुअर भी गया है, पर सीवियर होने से हमें इसको रोकना है, ठीक है। सबसे पोल्यूटेड सिटीज में आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा, जींद, गंगानगर और राजस्थान में है। ये सारी कुछ पोल्यूटेड सिटीज है। तो ये सारे कुछ न्यूज थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे को आप स्क्रीन पे पॉज करिए, और फिर आप आराम से कमेंट सेक्शन में आंसर करना मुझे। और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्ट थी, और बहुत लोगों ने, आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया है। सो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, कीप राइटिंग आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। मुझे एज अ टीचर बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि जो मैंने पूछा आप लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो। कभी कभी अच्छा लगता है कि आपकी मेहनत बच्चों को समझ आ रही है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके लिए भी एक रिमाइंडर होता है कि आई स्टडीड समथिंग एंड आई रोट अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन और समथिंग लाइक दैट। सो कीप स्टडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैसेज मैं एंड में देना चाहती हूँ, रिविजन नहीं रुकनी चाहिए। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, एंड बी रेडी टू फाइट द बैटल दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन डिसम्बर, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।